सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज आप सभी के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं और ये जो है झारखंड एग्जाम टुडे एक न्यू बुक खरीदा हूं और उससे जो है आप सभी को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे। चलिए बच्चों, आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। बोलता है कि इनमें से किस नदी में मझौली नदी द्वीप स्थित है? आपके बीच ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। जो मझौली नदीय द्वीप है, ये जो है किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल जो है इस द्वीप का लमसम जो है 352 वर्ग किलोमीटर के है। ठीक है ना। ये जो नदीय द्वीप है इसका क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर में जो है विस्तृत है। और ये भी माना जाता है कि ये जो मझौली का द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। द्वीप तो बहुत सारा महासागर में, लेकिन नदीय द्वीप की बात जहां तक है, मझौली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माना जाता है, जिसका जो क्षेत्रफल है 352 वर्ग किलोमीटर है। और भी मैं बता दूं कि ये जो मझौली नदी द्वीप है, ये क्या कह सकते हैं कि असम के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। मझौली को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है असम का माना जाता है। और मझौली को जो है 2016 में भारत का पहला ऐसा द्वीप बना जिसे जिला बनाया गया है और मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा जो है बसा हुआ ये द्वीप है। और उस द्वीप में जो है रासलीला नामक एक त्योहार भी मनाया जाता है। आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि रासलीला नामक जो है त्योहार किस द्वीप में मनाया जाता है, तो आपका होगा मझौली नदीय द्वीप में। ठीक है ना। और वहां जो रहने वाले जो हैं लोग किस तरह का है, या फिर कह सकते हैं कि जनजातीय किस तरह का है, तो आदिवासी। और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियों के मोड़ के कारण जो है वहां जो द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बच्चों, यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? देखिए यहाँ पर, अब किस महीने में? तो सर्दी के महीने में, ठंडा के महीने में जो है, ये कहने का मतलब है कि बाढ़ आ जाती है। तो कौन राज्य है? आपके बीच ऑप्शन है असम, बुढ़ा पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। तो आपको सर्दियों में अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। अच्छा देखिए, मानसून जो है या मौसम जो है ना, दो प्रकार के भारत में है। कितने प्रकार का है? तो दो प्रकार का है। एक है दक्षिण पश्चिम, एक है दक्षिण पश्चिम और एक है उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम जो होता है ये जो है 1 जून से यानी जून जुलाई में जो है ये भारत में प्रवेश करता है और सर्वप्रथम जो है केरल में 1 जून को जो है, या कह सकते हैं जून का प्रथम सप्ताह में जो है क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है ना। और जिसके सहारे जो है भारत में जो है खरीफ फसल की जाती है। किसके सहारे? दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण। अब उत्तर पूर्व के जो मानसून होते हैं ये महीने के जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है आता है। ये लौटती हुई मानसून होती है, उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत होकर के सीधा जो है तमिलनाडु में जो ये टकराती है। और खास करके तमिलनाडु में जो है सर्दियों के महीनों में जो है बाढ़ आ जाती है। और खास करके वर्षा जो है 30 से 40% जो है अकेले कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उत्तरांचल, देखिए उत्तरांचल जो था ये उत्तर प्रदेश का एक जिला हुआ करता था। ठीक है ना। कि किस जिले में मानव भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? और उत्तरांचल को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया है, आपको ये भी याद रखना है। उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला था जिसे अलग करके जो है उत्तराखंड जो है एक राज्य बनाया गया है। अब उसी से संबंधित किस जिले में मानव भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? अब यहाँ भूस्खलन की बात है तो मानव जब रोड बनाती है पहाड़ को काट करके, सुरंग बना करके, तो कहीं ना कहीं जो है पहाड़ क्या हो जाता है?
खिसक करके नीचे की ओर आ जाता है तो उसी को कहा जाता है भूस्खलन। तो किस जिले से रिलेटेड है बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? तो आपका बीच ऑप्शन है घ। क्या होगा आपका? घ, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो है बच्चों मानवीय गतिविधियों के कारण जो होने वाला भूस्खलन है, ये एक प्रकार का जो है आपदा है। वो क्या होता है कि पहाड़ जो है नीचे की ओर खिसक करके आ जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है? मानव भूस्खलन आपदा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग ये भी जान लें कि उत्तरांचल जो है जब राज्य बना, यानी उत्तराखंड के रूप में 9 नवंबर 2000 को, कब बना है उत्तरांचल उत्तराखंड के रूप में? ये उत्तरांचल यहाँ नहीं बल्कि उत्तराखंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड अभी नया नाम उसका रखा गया, उत्तरांचल हटा करके जो है या बदल करके जो है उत्तराखंड रखा गया है। और ये जो है 9 नवंबर 2000 को जो है एक अलग राज्य का दर्जा मिला और भारत का जो है 27वां राज्य का जो है दर्जा मिला है। क्या? तो 27वां राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? आपके बीच ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। बाढ़ तो बच्चों सभी राज्यों में आता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में भी आता है, असम में भी आता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में भी आता है, बिहार में भी आता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक अगर तबाही कहीं लाता है तो आपका ऑप्शन क यानी बिहार में आता है, ठीक है ना। बिहार में जो है बाढ़ प्रभावित आबादी जो है लमसम 22% एरिया पर जो है बाढ़ तबाही मचाती है और लमसम 76% आबादी जो है इससे प्रभावित है, इस बाढ़ से। कितना परसेंट? 76% जो है लोग जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित है। और बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा योगदान जो है कोसी नदी का है। किसका है? कोसी नदी। आपको याद रखना है कि ये जो है नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। कौन? कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे ज्यादा जो है बिहार में तबाही मचाता है। हालांकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है तबाही मचाती है। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को शोक के नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार का शोक की नदी कौन है? कोसी नदी, ठीक है। आपको याद रखना है, बिहार का अगर शोक की नदी पूछेगा तो कोसी है। हालांकि यहाँ पूछ भी दिया है कि बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आती है, तो बिहार में। और कौन नदी लेके आती है? तो कोसी नदी। और इसके और भी अन्य सहायक नदियां हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह है दामोदर, ठीक है। और असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। असम में भी हम लोग एक ऑप्शन पढ़ के आए हैं, मजोली। तो यहाँ पर क्या है कि जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको ये ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो है पृथ्वी है और ये क्या है? आपका इक्वेटर है। मान लेते हैं 0 डिग्री पर है ये। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री में होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो भी 23.5 डिग्री में होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है उसका इधर वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हो जाता है वो उत्तरी गोलार्ध। इधर यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल इसलिए बोला जाता है, इधर साउथ पोल बोला जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मकर रेखा पर लंबवत, अगर सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ेगा तो इधर जो है टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना, और लो प्रेशर होगा। टेम्परेचर हाई होगा और लो प्रेशर होगा। और इधर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर होगा। यहाँ जहां भारत है यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर, यानी इस समय कर्क रेखा में ठंड पड़ेगी। जब सूर्य जो है मकर रेखा की पर जो है वो क्या करता है? भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, तो उस वक्त जो है यहाँ पर ठंड पड़ती है, यानी हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो आपके बीच ऑप्शन क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब, ख में उत्तर पश्चिम भारत के निम्न वायु दाब, उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान जो है वायु दाब में,
और घ है उत्तर पश्चिमी भाग में लू चलती है। तो आपके बीच का ऑप्शन होगा, वो होगा क, है ना। उत्तर उत्तर पश्चिमी में जो है भारत में उच्च वायु दाब होगा। अभी मैंने कहा कि सूर्य का जो रोटेशन होता है ना, परिक्रमा होता है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया में ही वो रोटेट करता है, इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर नहीं जाता है। तो इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय भी क्षेत्र कहा जाता है, ट्रॉपिक्स एरिया कहा जाता है, ठीक है ना। कौन एरिया कहा जाता है? तो ट्रॉपिक्स एरिया। अब यहाँ अगर सूर्य रोटेट करेगा तो यहाँ तो टेम्परेचर हाई होगा और लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर का मतलब हवाएं जो हैं ठंडी नहीं पड़ेंगी। अब यहाँ अगर मान लिया जाए इसका सूर्य का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है, तो यही कारण है कि यहाँ शीतलहरी चलती है, उच्च वायु दाब होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हाई प्रेशर किसको कहा जाता है? तो जब ठंड ज्यादा लगने लगता है ना, उसी को हाई प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। और तापमान जो है कम पड़ती है, यानी लो टेम्परेचर होता है। तो आपका बीच ऑप्शन हो जाएगा क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। बोले निम्नलिखित में कौन सा लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। आपके बीच ऑप्शन है समुद्री टीला, महासागरीय गंभीर, ग में है प्रवाल द्वीप और घा में है निम्नगन द्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा महासागरीय गंभीर, ठीक है। अगर बच्चों महासागरीय गंभीर, तो इसको गर्त कहा जाता है, गर्त, ठीक है ना। जो महासागरों में ना के बराबर पाया जाता है, हालांकि जो है प्रशांत महासागर में है, तो लेकिन यहाँ जो है महासागरीय जो गंभीर है वो बहुत कम पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे के भाग होते हैं, है ना। यह महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे जो हैं अवनमन के क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है महासागरीय गंभीर जो है लघु ऊंचावच आकृति महासागरों में नहीं पाया जाता है। हालांकि हम लोग अगर समुद्री टीला की बात करें, समुद्री टीला का, तो ये जो है छोटे पनडुब्बी ज्वालामुखियों के रूप में होता है, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग प्रवाल द्वीप की बात करें, तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए प्रवालों से बने द्वीप को कहते हैं प्रवाल द्वीप, ठीक है। या निम्नगन द्वीप अगर हम इसके बारे में बताना चाहूं, तो जो द्वीप समुद्र तल से ऊपर उठने वाले ज्वालामुखी की चोटी के अपरदन से चौरस होकर के जो है पानी में ढक जाता है, उसे निम्नगन द्वीप कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महाद्वीपीय ढाल, क्वेश्चन नंबर 7, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है, किसके बीच होती है? 2 से 20 मीटर, ख 2 से 20 से 200 मीटर, ग में है 200 से लेकर 2000 मीटर तक, 2000 से लेकर 20000 मीटर तक। क्या बोल रहे हैं? महाद्वीपीय ढाल, ढाल जो होता है जिसको घाटी कहा जाता है, तो इसमें से आपका क्या होगा? तो होगा 200 से 2000। क्या होगा आपका ऑप्शन? 200 से 2000 के बीच जो है इसका ढाल होता है। किसका? महाद्वीपीय ढाल का। भी पूछ सकता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। हालांकि इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय ढाल जो है 200 से 2000 मीटर तक होती है या पाई जाती है, ठीक है। और महाद्वीपीय ढाल आखिर किसको कहते हैं? वो आंतरिक उथले समुद्र से गहरे जो है ना महासागर की ओर ढलान वाला जो है एक क्षेत्र होता है, उसको भूवैज्ञानिक जो है इसके बताया है कि क्या है, ये महाद्वीपीय ढाल है, ठीक है। आंतरिक उथले समुद्र के गहरे महासागर की ओर जो ढलान होती है उसी को महाद्वीपीय ढलान कहा जाता है, ठीक है। उसकी औसत ऊंचाई गहराई कितना है? 200 से लेकर 2000 मीटर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। अच्छा, जल चक्र क्या होता है? जल, जैसे मान लिया जाए कि सूर्य की जब लाइट पड़ती है जल पर या समुद्र पर जब पड़ती है पानी में, तो ये क्या होता है? हीट होता है, ठीक है ना। और भाप बन करके जो है ऊपर उड़ने लगता है, अर्थात वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? ये वाष्पीकरण होता है। तो ये तो जल चक्र में आता है। फिर क्या है कि यही जो है बादल का रूप ले लेता है। क्या कर लेता है? बादल का। फिर क्या होने लगता है? यही बरसता है, तो वर्षण भी जल चक्रीय में आता है।
अच्छा, संघनन क्या है कि जब गैस का रूप जो होता है द्रव में बदलने लगता है, ठीक है ना। जो गैसीय रूप रहता है बादल के रूप में, वो जल के रूप में जो बदलने लगता है उसको संघनन कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जल चक्र के तीनों है, तो कौन नहीं है, जल योजन। आपका आंसर हो जाएगा ग। कौन, जल चक्रीय जलीय चक्र का भाग नहीं है, कौन, तो जल योजन। लेकिन हालांकि जल योजन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि जब चट्टानों में मौजूद खनिज पानी को अवशोषित करता है यानी अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है ना, तो इसे जल योजन कहा जाता है। और जल योजन में जो है लवणता के कारण होता है, किसके कारण, लवणता के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है। देखिए यहाँ पर है जलवायु के बारे में। तो जलवायु जो है ना, लंबे समय की जो मौसम होते हैं उसकी औसत को जलवायु कहा जाता है। तो कोपेन जो है इसको जो है क्लासिफिकेशन किया है यानी इसको बांटा है। तो क है आपके ऑप्शन तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान, ख में है वृष्टि एवं वाष्पीकरण के मासिक मान, ग में है निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान, और घ में है वाष्पोत्सर्जन के मासिक मान। तो आपका आंसर हो जाएगा ग। क्या होगा, ग, निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान। तो मैं सबसे पहले जलवायु के बारे में आपको बता दूं, तब आप जो है उसको वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो किसी क्षेत्र के लंबे समय तक होने वाली मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक होने वाली मौसम की औसत स्थिति को कहा जाता है। इसे आमतौर पर 30 सालों की अवधि के आधार पर जो है परिभाषित किया जाता है। यानी 30 साल की जो भी उतार चढ़ाव, तापमान, वर्षा, है ना, इस सब को जो है 30 साल का जो है एवरेज निकाला जाता है, तब जो है उसको जलवायु कहा जाता है, ठीक है। जलवायु में तापमान, वर्षा, हिमपात, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव और हवा जैसी मौसम संबंधी जानकारी शामिल होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों तरीके से जो है आर्द्रता जलवायु के अंदर पाई जाती है और इस आधार पर जो है उसको वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोल रहा है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका अर्थ है, और ये जो है बीचे बीच जो जाता है वो भूमध्य रेखा होता है, इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री में होता है। उसके बाद 23.5 डिग्री में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कौन, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। फिर जो है इधर हम लोग अगर दक्षिण की ओर आते हैं 23.5 डिग्री में कौन होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा होता है। तो ये तीनों रेखा के बीच यानी कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए, भूमध्य रेखा के निकट, या कर्क रेखा के निकट, या मकर रेखा के निकट, या आर्कटिक वृत्त के निकट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। देखिए भूमध्य रेखा के इधर भी और भूमध्य रेखा के नॉर्थ पोल में भी, नॉर्थ साइड भी और इधर साउथ साइड का भी। तो भूमध्य रेखा के जो निकट वाला जो क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11 में। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो बच्चों 9 पहले था, लेकिन एक हटा करके अभी जो है 8 है। कितने हैं, 8। तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल जो होता है सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का के संयुक्त समूह को सौर मंडल कहते हैं। किसको कहते हैं, तो सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का के संयुक्त समूह को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग सौर मंडल में जो होता है सूर्य जो है केंद्र बिंदु होता है। सौर मंडल में मुखिया कौन होता है,
तो वो सूर्य होता है। अगर सूर्य होता है तो सूर्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है ना। सौर मंडल का जो है जनक तारा के रूप में भी कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा, सौर मंडल का जनक तारा कौन है, तो सूर्य है, ठीक है। बच्चों आपको जो है सबसे पहले ये जानना होगा कि किस प्रकार के आकाश गंगा में सौर मंडल होता है, आकाश गंगा क्या है, इस वगैरह को आपको भी जानना पड़ेगा, इस टॉपिक को भी जानना पड़ेगा। तो गैलेक्सी क्या है, ब्रह्मांड में तारों को असंख्य समूह को गैलेक्सी कहा जाता है, यानी आकाश गंगा कहा जाता है। और जिसमें सूर्य होता है उसको मंदाकिनी कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे, ठीक है ना। हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं, यानी मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दुग्ध मेखला के रूप नाम से भी जाना जाता है। एक और है देवयानी, यह हमसे करीबी आकाश गंगा होता है। यह हमारी आकाश गंगा का लमसम 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो इस तरह जो है आपको डिटेल फिजिकल ज्योग्राफी तो जानना ही पड़ेगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये सूर्य है, और सूर्य के जो ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चारों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, या टेरिस्टेरियल प्लैनेट भी कहा जाता है। टेरिस्टेरियल प्लैनेट 4 हैं, और जोवियन ग्रह जो हैं वो 4 हैं। ये गैसीय ग्रह भी है ना, गैसियन प्लैनेट है, और ये जो है फोसिल्स जो है प्लैनेट है, या कह सकते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आपको पूछ देगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच जो है पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब इधर भी थोड़ा सा देख लीजिए, सूर्य का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम का जो है संलयन से बनता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में संलयन हो जाता है, तब जाकर के जो है क्या, और 1% जो है अन्य तत्व भी होते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सूर्य का जो निर्माण है हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आते हैं, भूगोल कितने प्रमुख विषयों का अध्ययन का विषय है। आपके बीच ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो आंसर हो जाएगा 3। अब 3 कौन कौन है, तो ये 3 जो है, पहला है फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, जो 11th में आप लोग को पढ़ना है। अच्छा, भौतिक भूगोल का जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पहला जो है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी का जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दूसरा है मानव भूगोल जो 12th में आप लोग पढ़ेंगे, उसका जो जनक है फ्रेडरिक रेटजेल है। और एक और है जिसको फिजिकल ज्योग्राफी को या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, अलग अलग राज्य को अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसको प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल का जो जनक है वो कार्ल रीटर है। कौन है, कार्ल रीटर। तो इस तरह भूगोल के 3 प्रमुख जो हैं विषय का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, सही बात है। प्रकृति जिस प्रकार का जहां पर होता है, जिस प्लेस में, उस आधार पर मनुष्य को क्या होता है, ढलना होता है, कार्य करना होता है। अगर मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र में है, तो पर्वतीय क्षेत्र में है तो पर्वतीय में जो जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी से अपना मानव जो है अपना आजीविका चलाने की कोशिश करता है। या अगर तटीय क्षेत्रों में है तो मछली मार करके जो है समुद्र से अपना आजीविका पालन करता है। या अगर बोलते मैदानी भाग में तो कृषि करके जीवन यापन करता है। तो प्रकृति ही निर्धारित करता है कि मनुष्य कौन कार्य करेगा। यह किस भूगोलवेता का कथन है, तो आपका आंसर हो जाएगा रैथसेल। कौन कहा था, तो रैथसेल। ये जर्मन का रहने वाला है। रैथसेल कहाँ के रहने वाला है बच्चों, तो जर्मन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है। का ऑप्शन है आपका उत्तर पूर्वी राज्य में, दक्कन का पठार और कोरोमंडल तट में, या गंगा का मैदान में। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। कहां पर, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है ज्यादा संभावना होता है भूकंप का। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है आपका उत्तर है
और ये जो है पूरब है। तो उत्तर पूरब में जैसे हिमालय, असम, गंगा का मैदान, राजस्थान, पश्चिमी में आ जाइए कच्छ की खाड़ी या गुजरात, ये सारे क्षेत्रों में जो है भूकंप के आसार जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी संभावित क्या है, संभावना भूकंप का ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, बोल रहे कि बर्फानी या बर्फीली तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, वायुमंडलीय, जलीय या भौमिकी या जीवमंडलीय। तो आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय। ठीक है, ये कैसा है, तो वायुमंडलीय जो है बर्फीली तूफान की वजह से जो है ये जो है आपदा आती है। ठीक है ना। अगर हम लोग वायुमंडलीय खतरों के अंतर्गत आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है, अगर हम लोग जानना चाहें कि वायुमंडलीय जो है क्या, तो ये वायुमंडलीय खतरों के अंतर्गत जो है आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। और बर्फीले तूफान में पानी की जगह बर्फ और ओले जो है वर्षा होते हैं। पानी की जगह पर क्या होने लगता है, तो ओला और बर्फ जो है बारिश होने लगती है। या आमतौर पर तब होता है जब मौसम का तापमान पहले से ही बहुत कम होता है। जब तापमान कम हो जाता है यानी उसको बोलते हैं हाई प्रेशर में होता है, तो हाई प्रेशर में पानी जो होता है वो किस रूप में आ जाता है, तो ठोस, यानी ठोस के रूप में बदल जाता है, यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना। और बर्फीली तूफान को ग्लेज इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेज इवेंट, क्या नाम कहा गया है, ग्लेज इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन में दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा, यहाँ कौर लिख दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोल रहा है कि दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम है, या वर्ष भर तापमान अधिक है, या यह कठोर जलवायु है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है कठोर जलवायु जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहली बारिश तो केरल में ही आता है, तो कठोर जलवायु कहाँ से हुआ, तो ये जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 17 में, कि कितने प्रतिशत भाग में भारत के 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है वो लद्दाख में होता है। कहाँ पर होता है, लद्दाख में। और सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो मासिन राम या चेरापूंजी में होता है। ठीक है, ये मेघालय में पड़ता है। आपके बीच ऑप्शन क्या है, आधो, 2/3 या 1/3 या 3/4। बोल रहा है कि कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 3/4। 3/4 किसको कहेंगे बच्चों, जैसे मान लिया जाए ये है, इसको 4 हिस्सा में बांट दीजिए, तो ऐसे 3 हिस्सा में जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है 3/4। ठीक है, और एक हिस्सा में तो खूब बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगर हालांकि हम लोग जो है वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा जो होता है बच्चों, 2 प्रकार के मानसून से होता है। एक होता है दक्षिण पश्चिम के मानसून और एक होता है उत्तर पूर्व के मानसून। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई बारिश कराता है तो है दक्षिण पश्चिम के मानसून, जो हिंद महासागर से चक्रवात के कारण उठता है और भारत में जो है केरल में 1 जून से या जून के प्रथम सप्ताह में जो है सो प्रवेश करता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के मानसून के दौरान जो है भारत में खरीफ फसल का उत्पादन होता है, धान वगैरह का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 18 में। बोल रहा है कि शीतकाल में तमिलनाडु में तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है। देखिए पूछ दिया ना क्वेश्चन, 2 प्रकार के मानसून में बता रहा था, एक दक्षिण पश्चिम और एक उत्तर पूर्व। अब यहाँ देखिए शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदानों में किस कारण वर्षा होती है। आपके बीच ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, ख में है उत्तर पूर्व मानसून और स में है शीतोष्ण चक्रवात और घ में स्थानीय पवन। तो यहाँ बच्चों उत्तर पूर्व मानसून का जो है कारण जो है कहाँ पर, तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों या तटीय मैदानों में वर्षा होती है। क्योंकि भारत में जो ये मानसून है ना, ये लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है आगमन वाली है, इसमें जो है खरीफ फसल का उत्पादन होता है। ये तो अक्टूबर नवंबर में जो है बच्चों वर्षा होती है भारत में, और ये जो है जून जुलाई के अंदर जो है मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग
बोलता है कि लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो मैं बता दूं कि 1 लीटर या 1 केजी यानी 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम जो है वो क्या होता है, लवणता की मात्रा पाया जाता है। आपको ये जान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1000 की बात आ गया है तो आपका ऑप्शन तो 1000 होगा। क्या होगा, 1000 होगा। बोलता है कि लवणता को प्रति समुद्री जल के घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो 1000 से व्यक्त किया जाता है। हालांकि समुद्री जल में लवणता को मापने के लिए प्रति लीटर यानी 1000 ml प्रति लीटर पानी में घुले नमक के अनुपात को प्रति 1000 पीपीटी में लिखा जाता है। 1000 पीपीटी, पीपीटी क्या है, पार्ट्स पर थाउजेंड्स जो है मापा जाता है, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं कि समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35 पीपीटी होती है। इसका मतलब है कि समुद्री जल की लहर केजी में करीब 35 ग्राम नमक होता है, यानी 1000 ml में जो है 35 ml क्या होता है, वो लवणता की मात्रा पाया जाता है, यानी 35 ग्राम जो है लवणता पाया जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। महासागर बच्चों 5 है। हालांकि अटलांटिक महासागर को जो है उत्तर और दक्षिण 2 में बांटा हुआ है, और प्रशांत को भी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत के में बांटा हुआ है। तो इधर हो गया 2 2 4, 4 1 5 है ना, 6 और एक है अंटार्कटिक, तो यानी कुल मिलाकर के 7 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सबसे छोटा बोल रहा है, तो सबसे छोटा जो है आपका जो हो जाएगा वो आर्कटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा की अगर बात करेगा तो प्रशांत महासागरों को सबसे बड़ा में नंबर 1 में कौन है, तो प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा में जो है वो आर्कटिक महासागर है, ठीक है। हालांकि पृथ्वी पर जो है 5 महासागर हैं, जैसा कि मैंने बताया। हालांकि जो है अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी, और प्रशांत को भी जो है उत्तरी और दक्षिणी में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ बोल रहा है कि दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप कहाँ है बच्चों, तो दक्कन ट्रैप जो है दक्षिण भारत में, ये जो है दक्षिण भारत में जो है दक्कन ट्रैप बोला जाता है। और ट्रैप जो है ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम है। आपके बीच ऑप्शन है सिल्ड, मिश्र, प्रवाह या कुंड। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रवाह। क्या होगा, प्रवाह। प्रवाह क्या होता है, गति में चलता रहता है, बहता रहता है, ठीक है ना। उसी के कारण जो है दक्कन ट्रैप जो है, और ये कठोर है। यहाँ पर जो है ना सबसे कठोर भूमि दक्षिण भारत को कठोर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रैप का मतलब होता है कि ज्वालामुखी के जो उद्गार होते हैं, मैग्मा जो होता है परत दर परत जो है जब बैठ जाता है तो उसी को ट्रैप कहा जाता है। जब ज्वालामुखी मैग्मा के रूप में जो है पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है और परत दर जब परत बैठ जाता है तो उसको ट्रैप के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये इसको दक्षिण भारत को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जो प्रवाह के कारण जो है, उद्गार के प्रवाह के कारण जो है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 22 में, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष समाधान है या साधन है, जिसे हम लोग को जानना है कि पृथ्वी कितना गहरा तक है, ठीक है ना, ये इसका गहराई कितना है। तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, भूकंपीय तरंग से, भूकंप से तो हिलता है खाली, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से, या ज्वालामुखी से, या पृथ्वी का चुंबक से। तो ज्वालामुखी से क्या होता है ना, आपका आंसर जो होगा वो ज्वालामुखी के कारण जो है भूगर्भ की जानकारी हम लोगों को मिलती है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अंदर से जब मैग्मा निकलती है तो मैग्मा को जो टेस्ट किया जाता है, यानी लावा को टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना गहराई से जो है निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 23 में, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल परिवर्तित किया गया है। आपके बीच ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, जिसको भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, हम्बोल्ट होता है या हिम्बोल्ट लिखा हुआ है, स्ट्रैबो या टॉलमी, ठीक है। तो आपके बीच जो होगा ये ख आंसर होगा। क्या होगा, ख।
यहाँ पर इनका अगर पूरा नाम हम लोग जानना चाहेंगे तो इसका नाम पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। और इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का मतलब बताया है कि क्रमबद्ध भूगोल का मतलब है भूगोल के तत्वों का एक एक करके अध्ययन करना। इसमें भौगोलिक तत्वों को अलग अलग प्रकरणों में बांट करके जो है अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी है जो बच्चों पृथ्वी के सतह पर एक छिद्र होता है जिसके जरिए जो है पृथ्वी के अंदर की पिघली हुई चट्टान, गैस, राख जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं वो बाहर निकलती है, उसको ज्वालामुखी कहता है। और ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। अब सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो ज्वालामुखी जो है वर्तमान में फट रहा है या फिर कह सकते हैं कि भविष्य में फटने की क्षमता रखता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत में एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको बैरन द्वीप कहा जाता है, बैरन द्वीप में पाया जाता है। और ये बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। और प्रसुप्त का मतलब होता है वह ज्वालामुखी जो एक बार फटने के बाद जो है वो दोबारा फटने की संभावना उसमें बहुत कम रहता है या नहीं रहता है। या इटली में जो है विसुवियस ज्वालामुखी नाम करके एक है, तो वहां पर इस तरह को देखा गया। अब शांत ज्वालामुखी जो होता है, जिन ज्वालामुखियों में एक ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही होने की संभावना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में आते हैं हम लोग। बोलता है कि अग्रलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। अगर हम लोग विषय कालिक काल के हिसाब से पढ़ना है कि ये है शताब्दी है, ये बीसी है, ये एडी है, तो वो इतिहास में होता है। किस में होता है? इतिहास में होता है, ठीक है। यहाँ पर बोले विषय कालिक संश्लेषण जो होता है वो किससे होता है? इतिहास से होता है। अगर बच्चों हम लोग इतिहास के बारे में जानना चाहें तो अतीत का अध्ययन होता है। इतिहास में क्या होता है? अतीत यानी पीछे बीता हुआ कालों को, सभ्यता के बारे में हम लोग जब जानकारी लेते हैं, या कौन कौन राज्य राजा जो है कौन कौन रियासत में राज्य किया उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको इतिहास कहा जाता है। या मानव जाति से जुड़ी घटनाओं का जो है कालानुक्रमिक वर्णन करता है। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। इसका मतलब होता है जानना, यानी अतीत के बारे में आप जान रहे हैं उसी को इतिहास कहा जाता है। नेक्स्ट, इतिहास का जनक किसे माना जाता है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? क्यों, क्या, कहां, कब। तो हम लोग हर बात पर बोलते हैं क्यों क्यों, ठीक है। तो क्यों जो है वो प्रश्न कार्य कारण का संबंध से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको WH वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है ना। ये सब जो है इसके बिना आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये चारों के बिना आप व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो व्हाट मतलब क्या, व्हेन विल यू कम, कब आप आएंगे। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में, चलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो है 26 में आते हैं, बोला यदि धरातल पर 1000 वायु दाब मिलीबार हैं तो धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। आपके बीच ऑप्शन है 700 मिलीबार, 900 मिलीबार या 1100 मिलीबार या 1300 मिलीबार। तो आपका आंसर हो जाएगा 900 मिलीबार। चलिए मैथमेटिक्स से आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, यदि सतही वायु दाब 1000 मिलीबार है तो सतह से 1 किलोमीटर ऊपर वायु दाब, चूंकि 10 मीटर की प्रत्येक वृद्धि के लिए वायु दाब 1 मिलीबार कम होता है 10 मीटर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि इकाई द्वारा वायु दाब की कमी। अब 1 में 10 है तो यहाँ हम 10 से भाग दे देंगे 1000 को, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 0 0 कट गया तो 100 बच रहा है, ठीक है। अब 100 जो है 1000 से 100 कम हो गया, तो 1000 में 100 कम हो गया तो कितना बचेगा आपका, 900 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि भू आकार की घाटी बनती है बाढ़ के क्षेत्र में, चूना के क्षेत्र में, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में या हिमानी नदी क्षेत्र में। देखिए नदी का जो अवस्था होता है वो 3 अवस्था होता है। नदी की कितनी अवस्थाएं, इसको बोलते हैं ऊपरी, मध्य और निचली, ठीक है ना।
तो नदी का जो अवस्थाएं होती है, पहला युवा अवस्था होता है। किस में होता है? युवा अवस्था में। दूसरा में होता है परिपक्व या प्रौढ़ बोला जाता है इसको, प्रौढ़। उसके बाद बोला जाता है वृद्ध। तो जब नदी ऊपर से आती है, अगर हिमालय से निकल रही है तो ऊपर बहुत गति में होता है, तो यहाँ तो अपना जो है गाद छोड़ेगा नहीं। जहां पर मैदानी क्षेत्र में जब घुसता है नदी, तो यहाँ जो है अपना गाद को छोड़ने लगता है, यानी निक्षेप करने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि बालू को छोड़ने लगता है, मिट्टी को छोड़ने लगता है। उसके बाद जो है मुहाने में आकर के जो है दूसरी नदियों में या सागरों में जाकर के मिल जाता है। तो भू आकार की घाटी का निर्माण जो है ये परिपक्वता की अवस्था में जो है मैदानी भागों में जो है आकर के निक्षेप करता है, यानी प्रौढ़ नदी क्षेत्र में किसका? भू आकार की घाटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट 28 में आते हैं, मल्लो अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? आपका है भूस्खलन, तीव्र प्रवाही बृहत संचलन, मंदी प्रवाही बृहत संचलन, या अवतलन या धासन। तो आपके बीच का ऑप्शन आंसर होगा, ये होगा आपका तीव्र प्रवाही बृहत संचलन। ठीक है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा ख आंसर। हालांकि आप लोग जान लीजिए कि जो भूस्खलन है ना, भूस्खलन की प्रक्रिया के दौरान यह स्थिति पाई जाती है। भूस्खलन होता क्या है कि जब पहाड़ के ऊपर की जो मिट्टियां होती हैं, मानव की गतिविधियों के कारण जो है वो नीचे, या वर्षा के कारण जो है मिट्टी गीली हो जाती है, तो नीचे की ओर जो है खिसक जाता है, तो उसको हम लोग भूस्खलन, वो भी तेजी गति से होता है। या तीव्र प्रवाही बृहत संचलन इसको कहा जाता है। उसका जो मलबा होता है, उसका जो अवधान होता है, वो काफी तेजी से नीचे आकर के जो है गिर जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ख। अब चलते हैं हम लोग 29 में, बोल रहा है कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट को, क्वार्टज को, क्ले को, या लवण को? तो आपकी भी आंसर हो जाएगा लवण। ठीक है ना, जल योजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जल योजन तब होता है जब चट्टान में खनिजों द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, जिससे क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल। और जो आसपास के चट्टान पर दबाव डालता है, जिससे अंततः क्या हो जाता है? यह टूट जाता है। तो ये लवणता के कारण जो होता है, इसे हम पीछे भी बता चुके थे। जल योजन जो होता है तब होता है जब चट्टान में खनिजों द्वारा जो है पानी को अपनी ओर अवशोषित किया जाता है, जिसे क्रिस्टल बन जाता है, या ऊपरी आवरण को छोड़ देता है और आसपास के चट्टान को जो है दबाव डालता है, जिससे अंततः यह टूट जाता है। यह एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। अपक्षय क्या है? अपक्षय जो होता है जब चट्टान अपनी ऊपरी आवरण को छोड़ देता है ना, और हवा के माध्यम से उसको उड़ा करके, बहा करके पानी के माध्यम से चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपक्षय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेपण, ज्वालामुखीता, या अनाच्छादन, या अनावृतीकरण? तो आपका आंसर होगा अनावृतीकरण। आपका आंसर हो जाएगा घ। ठीक है। हालांकि अनावृतीकरण के मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब ऊपर का आवरण उतर जाना, यानी हट जाना। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रदन, या अप्रदन बोल रहे हैं, अपक्षय इसको क्या बोला जाता है? अपक्षय बोला जाता है। सॉरी बच्चों, अपक्षय इसको बोला जाता है। यानी ऊपरी आवरण जब इसका कोई भी पत्थर का या सॉइल्स का ऊपरी आवरण जो है उड़ जाता है, या गर्मी या वर्षा के कारण जो है, या शीत के कारण जो है टूट करके जो है ऊपरी आवरण खत्म हो जाता है, तो उसको अनावृतीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। ये जल प्रवाह, वर्षा, वायु, सूर्यताप आदि भूमि के ऊपर भाग जो है मिट्टी आदि उड़कर या बहा करके जो है दूर चला जाता है, उसको अनावृतीकरण कहा जाता है। ये अनुक्रमिक होता है, एक बार नहीं होता है। अनुक्रमिक के मतलब है कि ये जो है धीरे धीरे करके जो है ऊपरी आवरण उड़ जाता है, एक के बार नहीं उड़ जाता, इसीलिए बोला जा रहा है अनुक्रमिक प्रक्रिया। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया जो है निक्षेपण, या फिर कह सकते हैं अनावृतीकरण। इसका मतलब है कि ऊपरी आवरण जो है धीरे धीरे करके जो है वो क्या होता है? उड़ जाता है, बह जाता है। हालांकि हम लोग निक्षेपण के बारे में भी नदी के बारे में पढ़ के आए, तो जब नदी ऊपर से पानी या अपनी पानी के साथ जो है मिट्टी या पत्थर कंकड़ वगैरह लेके आता है, तो युवा अवस्था में वो नहीं छोड़ता। वो क्या करता है कि परिपक्वता अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में मैदानी भाग में ला करके जो है अपना गाद को या मलबा को क्या करता है? छोड़ देता है,
है ना, और भू आकार का जो है या कह सकते हैं डेल्टा का निर्माण करता है, तो वो उसको हम लोग निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप कहा जाता है। अनाच्छादन है क्या? अनाच्छादन जो है पृथ्वी की सतह के क्षरण की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, यानी लंबे समय के बाद जो है कोई चट्टान का ऊपरी परत जो है उड़ जाता है, सड़ जाता है ना, या टूट जाता है उस लंबे समय दीर्घकालीन में, तो उसको अनाच्छादन कहा जाता है। एक अगर हम लोग ज्वालामुखी की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के आंतरिक या कह सकते हैं भूगर्भ से जब जो है अधिक तापमान के कारण जो है मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, तो उसको ज्वालामुखीता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 31 में चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? आपके बीच ऑप्शन है अपक्षय, अप्रदन, अनाच्छादन या अनावृत्तिकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा क अपक्षय। क्या होगा? अपक्षय आपका आंसर होगा क। यानी अपक्षय का मतलब होता है कि जब पत्थर के ऊपरी परत जो है टूट जाता है और अपने ही स्थान पर रहता है, ठीक है ना, तो ये अगर हटता भी है तो बहुत धीरे धीरे हटता है। अपक्षय क्या बोल रहा है कि चट्टानों को टूटकर अपने स्थानों पर ही जो है पड़े रहना, यानी उसको अपक्षय कहा जाता है, टूटा हुआ भाग को, ठीक है ना। हालांकि अपर्दन क्या होता है? जब नदी जो है काफी अपनी उफान पर होती है और दोनों किनारों पर जो मिट्टी काट लेती है, बहा कर ले जाती है, वर्षा के कारण या हवा के कारण जो है मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग अपर्दन कहते हैं। अनाच्छादन जो है वो भी अपक्षय का ही एक रूप है, लेकिन ये जो है अल्पकालीन, ये दीर्घकालीन, बहुत लंबा समय जो है पत्थर को तोड़ने में लग जाता है या उसके ऊपरी आवरण को हटाने में समय ले लेता है, इसलिए इसको अनाच्छादन कहा जाता है। अनावृत्तिकरण का मतलब भी होता है कि उसकी ऊपरी परत को हट जाना, पत्थर का ऊपरी और आवरण जो है हट जाता है, उसको भी अनावृत्तिकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए 32 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल, देखिए चट्टान के बारे में अगर हम लोग पढ़ लिए तो चट्टान बच्चों 3 प्रकार के पाए जाता है। चट्टान कहते किसको है? पृथ्वी में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं या खनिज से बने ठोस पदार्थ होते हैं उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। चट्टान जो है बच्चों 3 प्रकार के पाए जाता है, अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अग्नीय चट्टान किसको बोलते हैं? जो ज्वालामुखी के दौरान जो है निकलता है, कौन? मैग्मा। और मैग्मा जब ठंडा होकर के जो है परत दर परत बैठता चला जाता है, उसको ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैप। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं दक्कन ट्रैप। तो ट्रैप कैसे निर्माण हुआ? ज्वालामुखी के उद्गार से। जब ज्वालामुखी के उद्गार जो है मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर परत दर परत जो है बैठती चली जाती है, तो उसको जो है कहा जाता है ट्रैप, ठीक है ना। ट्रैप ही क्या है? चट्टान। और उस चट्टान जो ज्वालामुखी से निकला हुआ है उसको बोला जाता है अग्नीय चट्टान। और अग्नीय चट्टान को ही टूट करके जो है अवसादी बनता है। अवसादी चट्टान में जो है क्या? पेट्रोलियम या जीवों का जीवाश्म पाया जाता है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। क्या होगा? अवसादी का जो ऑप्शन है आपका जो है बलुआ पत्थर। इससे जो है बिल्डिंग्स वगैरह जो है बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है 33 में आते हैं हम लोग। यहाँ बड़े निम्न में से कौन सी अवसादी नहीं है, यानी कौन सा अवसादी का जो है ऑप्शन नहीं है? बाकी ये सारे हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, टाइलाइट और ब्रोजिया, फिर है बोरैक्स या संगमरमर। इनमें से जो है बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइलाइट। क्या? तो टाइलाइट जो है अवसादी का ऑप्शन नहीं है या अवसादी प्रकार की चट्टान नहीं है। बाकी जो है संगमरमर वगैरह जो है सब अवसादी का ही है। अब देखिए संगमरमर कैसे बनता है? जब चूना पत्थर वगैरह होता है ना, तो उसमें जो है रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो है ऊपरी परत जो है वो हट जाता, नहीं अपक्षय हो जाता है या कहीं अनावृत्तिकरण हो जाता है, उसके बाद जो है संगमरमर का निर्माण होता है। चलिए नंबर 34 में आते हैं। निम्न में भूकंप की तरंगे चट्टानों को संकुचन और फैलाव लाती। आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी में जो है 3 प्रकार के भूकंप आते हैं। कितने प्रकार के भूकंप आते हैं बच्चों? तो 3 प्रकार के भूकंप आते हैं। चलिए आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जो अगर बात कर रहा है संकुचन और फैलाव का, तो आपका तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा।
पी तरंग, पी को बोलते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे और एस को बोलते हैं सेकेंडरी तरंगे। ठीक है, एक होता है धरातलीय जिसको एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। किस तरंग से? एल तरंग से। ये क्या होता है कि ये तीनों माध्यम से होकर जो है तीव्र गति से सबसे पहले जो है भूकंप की झटके महसूस किए जाते हैं और ये जो है भूगर्भिक है। ये जो है पी तरंगे जो हैं भूगर्भिक तरंगे हैं। यही कारण जो है चट्टानों को क्या करता है, फैला देता है। जब ये तेजी से झटका मारता है तो फैल जाता है और धीरे धीरे जब ये स्थिर हो जाता है फिर क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और एस तरंगे जो हैं दो माध्यमों से होकर गुजरता है, ठोस और द्रव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, धरातलीय जब सबसे अगर खतरनाक कोई तरंग है तो वो क्या है, एल तरंग है। ये धरातलीय पर जो है जब आता है तो ये सब तो भूगर्भिक तरंगे हैं, एस पी और एस जो है, लेकिन ये धरातलीय तरंग जब आता है तो बिल्डिंग्स हो गया, तालाब हो गया, डैम हो गया, इसको टूटने और फटने का डर रहता है। सबसे खतरनाक कौन है, तो धरातलीय भी पूछ सकता है कि सबसे खतरनाक जो है तरंग या भूकंप कौन सा है, तो धरातलीय है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल में वर्णित करता है? स्थल मंडल, तो आप लोग ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जो पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट को हम लोग क्रस्ट कहते हैं या भूपर पट्टी कहते हैं, दूसरा वाला को मेंटल कहते हैं, तीसरा में कोड है। तो ये यहाँ तो हम लोग खेती बाड़ी नहीं करने आते हैं, यहाँ भी नहीं आते, तो ऊपर वाला में आते हैं भूपर पट्टी, तो भूपट्टल और ऊपरी मेंटल। ये आपका ग ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग, भूपट्टल और ऊपरी मेंटल। देखिए इसको भी दो पार्ट, मेंटल को भी दो पार्ट में, ऊपरी और निचली, क्रोड को भी दो भाग में, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, भूपरपट्टी को भी दो भाग में बांट के रखा हुआ है ना, भूपट्टल को भी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए बच्चों हम लोग 36 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? भीतरी ग्रह, अब बोल रहा है आपके बीच ऑप्शन है पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय है, फिर घ बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टियों के बीच पाए जाने वाला ग्रह। चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ जो सूर्य के बाद जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इसको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया था सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच, तो वाकई में मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सूर्य के बीच वाले को ही हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरिस्टेरियल ग्रह भी कहते हैं। बाकी जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है जोवियन ग्रह या गैस्टोरियल ग्रह भी, प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ख, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टियों के बीच पाए जाने वाला ग्रह क्या कहलाता है? भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरिस्टोरियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा ये जो है, अगर हम लोग सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल जो है कौन सा आकाश गंगा में पाया जाता है? तो मंदाकिनी में पाया जाता है। कौन? आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा में। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 37 में। बोल रहा है कि पृथ्वी का जीवन, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? तो जीव की उत्पत्ति है बच्चों सबसे पहले अफ्रीका में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप से शुरुआत हुई है। और जो है पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष जो है पहले हुआ है। ये याद रखना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ। चलिए 38 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह के प्लेट सीमा है? महासागरीय, महाद्वीपीय अभिसरण, अपसारी सीमा या रूपांतरण सीमा, या घ जो है महाद्वीपीय अभिसरण। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा क। क्या होगा? क होगा। महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण का जो है भारतीय प्लेट सीमा है।
ठीक है। अगर हम लोग भारतीय प्लेट की बात करें तो ये गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो अफ्रीका से टूटकर बना है। कहाँ से टूटकर बना है? अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर बना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 39 में बोल रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हम पीछे भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन पूछेगा आपको। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर, इसका पूरा नाम है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है लमसम 1912 में, कब? 1912, सन 1912 में जो है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे 7 महाद्वीप है, तो सब एक साथ जुड़ा हुआ था। क्या था? एक ही भाग में था, ठीक है ना, जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। और पानी वाला भाग को, चारों तरफ से पानी जो घिरा हुआ था, उसको पैंथालासा के नाम से इन्होंने बताया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जो कौन बताया? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। उन्होंने ये बताया आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया का अर्थ होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल, लिथोस्फीयर के नाम से जान सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि जब लिथोस्फीयर या पेंजिया के चारों ओर पानी से घिरा हुआ को उन्होंने पैंथालासा का नाम दिया था। पैंथालासा का मतलब होता है, अर्थ होता है जल ही जल। क्या होता है? जल ही जल। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि ये पहले 2 पार्ट में बटा, पहले जो है 2 पार्ट में बटा, अंगारा और गोंडवाना लैंड था। कौन था? और जो लैंड है ना, दोनों आपस में जो है एक दूसरे की ओर खिंचाता था, जो है, या जो है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये बट गया था। टेथिस सागर के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, कि कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो टेथिस सागर के कारण जो है निर्माण हुआ है। ये भी वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने द्वीपीय विस्थापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चों। 40 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर? तो रिपीट कर गया ये आर्कटिक महासागर। आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन है? तो प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। नेक्स्ट, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है, और ये तो आपको आएगा ही। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो 100% है, आपको एग्जाम में पूछ देगा। 41 क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पट्टल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है पर्वत बल होता है, जो नीचे की ओर जो है ग्रेविटेशन के कारण जो है जकड़ा हुआ है। प्लेट विवर्तनिक, ये भी जो है प्लेट जो है खिसकते रहता है। देखे होंगे आप फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत जो था वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में था, फिर कहाँ चला गया? तो इक्वेटर में चला गया। देखिए भारत जो था, भारत जो है ये, अगर आप ये पढ़े होंगे किताब, तो भारत जो है कैप्रिकॉर्न में था, फिर यहाँ पर चला गया, फिर जो है अभी जो है वर्तमान में कहाँ है? तो कर्क रेखा में। ये खिसकते खिसकते जो है मकर रेखा से कहाँ चला गया? तो कर्क रेखा में चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है प्लेट जो है विवर्तनिक है, सील है, संतुलन के। तो आपका आंसर महातेज जनक बल जो है वो पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग 42 क्वेश्चन में, और यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडली में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपके बीच है ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आपको याद हो। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 78% जो है वायुमंडल में पाया जाता है, और वायुमंडल का सबसे ज्यादा भाग जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कौन मंडल में?
तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जो पृथ्वी के निचले पायदान पर होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया 43 में, बोल रहे कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है आपके बीच है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, अयन मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में ही जीव जो है निवास करता है और क्षोभ मंडल के अंदर ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पाया जाता है। क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में या पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 5 परत पाया जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल का हाइट लमसम कहीं 18 होता है, 18 किलोमीटर तो कहीं 17 किलोमीटर है ना। 18 किलोमीटर तो भूमध्य रेखा, जहां गर्मी ज्यादा होगा, जहां गर्मी ज्यादा पृथ्वी में पड़ता है वहां पर जो है इसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होता है, यानी खास करके ट्रॉपिक्स एरिया में, यानी कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा होता है। धीरे धीरे जो है सूर्य की रोशनी जहां कम पड़ेगी वहां हाइट 17, जहां ना के बराबर पड़ेगी 6 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल चला जाता है, 6 से 8 किलोमीटर। और खास करके ध्रुवीय क्षेत्र में तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल या ताप मंडल उसको बोला जाता है, फिर बहिर्मंडल। तो 5 मंडल है। कितने मंडल है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन वाला, चट्टान वाला या वायुमंडलीय से, यही क्वेश्चन तो आपको 11th में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसका पूरा डिटेल एग्जाम से पहले डाल दूं, ठीक है, वीडियो के रूप में। अब 44 क्वेश्चन में आते हैं। समुद्री नमक, पराग, राख, धूल की कलिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो आपका जो है धूल कण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो समुद्री धूल कण से संबंधित है। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों 45 में। बड़ा कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहरक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सभी महीनों में तो उच्च वर्षा होने की संभावना ही नहीं है। सबसे ठंडे महीने और औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक। ग में है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सभी महीनों का